हेलो एवरीवन। तो लास्ट क्लास में भाई हमारा आई गेस ये हो गया था। दिस वन वी हैव ऑलरेडी डन। नाउ नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इज ग्रेटेस्ट बाइनोमियल कोफिशिएंट। 1 प्लस एक्स टू द पावर n, इसका एक्सपेंशन लिखते हैं। पहले एक्सपेंशन लिख लो। nc0 प्लस nc1 इंटू एक्स प्लस nc2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस nc3 इंटू एक्स क्यूब, ऐसे ही चलता रहेगा अप टू ncn x टू द पावर n। आई गेस कि यहाँ पर किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, सबको लिखना आ गया है अब कि एक्सपेंशन कैसे लिखते हैं। यहाँ पर बाइनोमियल अगर हम कोफिशिएंट की बात कर रहे हैं तो nc0, nc1, nc2, nc3 अप टू ncn, दीज आर कॉल्ड बाइनोमियल कोफिशिएंट। ये हम पहले भी बता चुके हैं, तो इसमें अभी तक हमने कुछ नया नहीं पढ़ाया। तो चलो एक मिनट के लिए मान लेते कि n क्या है, 21 है। n 21 है, तो ये 21c 0 से स्टार्ट होकर 21c 21 तक जाएगा, है ना। तो 21c 0, 21c 1, 20c 2, 21c 3 अप टू 21c 21। सो दीज आर बाइनोमियल कोफिशिएंट्स। ठीक है, ग्रेटेस्ट बाइनोमियल कोफिशिएंट की बात हो रही है, तो चलो एक मिनट के लिए मान लेते हैं कि 21cr ये हमारा ग्रेटेस्ट बाइनोमियल कोफिशिएंट है। तो इससे पहला वाला जो बाइनोमियल कोफिशिएंट होगा दैट विल बी 21cr माइनस 1, है ना। तो इसको हम ग्रेटेस्ट मान रहे हैं 21cr को, तो लिखेंगे ग्रेटर देन इक्वल्स टू 21cr माइनस 1। यहाँ तक समझ में आ गया। अब बस फिर फॉर्मूला लगा लो एनसीआर वाला, ये हो जाएगा 21 फैक्टोरियल, नीचे r है तो यहाँ पे r फैक्टोरियल, इन दोनों का डिफरेंस 21 माइनस r का फैक्टोरियल। सही है, यहाँ पर भी एक्सपेंड कर लो 21 फैक्टोरियल r माइनस 1 फैक्टोरियल, फिर इनका डिफरेंस ये कितना हो जाएगा 22 माइनस r, इसका फैक्टोरियल। सही है, तो अब जो कैंसिल होता है उसको कैंसिल कर लो भाई, 21 ये कैंसिल हो गया। सही है, और यहाँ पर इसको ऊपर लेकर आ जाओ, इसको इधर ले आओ, तो ये हो जाएगा आपका r माइनस 1 फैक्टोरियल 22 माइनस r फैक्टोरियल, r फैक्टोरियल 21 माइनस r फैक्टोरियल। सही है, तो यहाँ पर तो ऐसे रहने दो, इसमें से एक और माइनस कर दो, तो ये ऐसे लिखा जाएगा 22 माइनस r 21 माइनस r फैक्टोरियल। सही है, ये क्यों करा, सो डैट कि 21 माइनस r फैक्टोरियल कैंसिल हो जाए। यहाँ पर भी हमारे पास r फैक्टोरियल है, तो r इंटू r माइनस 1 फैक्टोरियल लिख लो, और यहाँ से भी r माइनस 1 फैक्टोरियल कैंसिल हो गया। यहाँ से आपका 21 माइनस r फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या 22 माइनस r ग्रेटर देन इक्वल्स टू r। सही है, तो यहाँ से r कितना आ जाएगा, r विल कम लेस देन इक्वल्स टू 11। सही है, ये इधर जाएगा पहले 2r, फिर 2r नीचे आ जाएगा, 11 हो जाएगा। सही है, तो r इज लेस देन इक्वल्स टू 11। तो यहाँ पर r की वैल्यू 11 पॉसिबल है। ठीक है, तो r को हम 11 रख सकते हैं, पॉसिबल है। तो यहाँ पर इक्वालिटी होल्ड करेगी। अगर इंटीजर आ गया, r लेस देन इक्वल्स टू इंटीजर आ गया, तो r 11 तो हो सकता है, इंटीजर तो हो ही सकता है ना। तो यहाँ पर इक्वालिटी होल्ड करेगी। सही है, तो जैसे अभी हम मान के चल रहे थे कि NCR ग्रेटर देन इक्वल्स टू NCR माइनस 1। सही है, तो यहाँ पर इक्वालिटी, ये वाली इक्वालिटी होल्ड करेगी। सही है, यानी कि अगर मैं, जैसे अभी हम n को तो 21 ले रहे थे, r आ गया 11, यानी कि 21c 11 विल बी इक्वल्स टू 21c 10। तो ये दोनों बाइनोमियल कोफिशिएंट अब की बार क्या होंगे, बराबर होंगे। ठीक है, एंड ऑफ कोर्स ग्रेटेस्ट भी होंगे, दोनों ही ग्रेटेस्ट हो जाएंगे। समझ में आ गया, तो चलिए देखते हैं। तो हम क्या लेके चल रहे थे भाई, r की जो वैल्यू है डेट इज लेस देन इक्वल्स टू 11, और हम NCR ग्रेटर देन इक्वल्स टू NCR माइनस 1 लेके चल रहे थे। तो जब हमने r की वैल्यू क्या क्या हो सकती है, r की वैल्यू भाई 0 से लेकर 0, 1, 2, 3 ऐसे 11 तक जाएगी। सही है,
एंड 11 पर इक्वालिटी होल्ड करेगी। सही है, यानी कि 21C10 एंड 21C11। जब आप यहाँ पे 11 रखोगे आर की जगह, एन रखोगे 21। ठीक है, चलो मैं लिख ही देता हूँ यहाँ पर 21CR 21CR ग्रेटर देन इक्वल टू 21CR -1। सही है, तो आर की वैल्यू रखना शुरू कर दो। पहले 0 रखो, R0 0, 1 रखो। ठीक है, 1 से स्टार्ट करते हैं। तो 1 रखा, यहाँ पे 21C1 आ गया, ये 0 हो जाएगा। सही है, तो 21C0 यानी 21C1 जो है वो 21C0 से बड़ा। सही है, फिर 2 रखा तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 21C1 आ जाएगा। तो ये गलत लिखा हुआ है, इसको 1 कर लो। ये 21C1 लिखा है। ठीक है, 21C1। सही है, सही से लिख लो इसको। तो ये ऐसे लिखा जाएगा भी आपका 21C1। ये 19 हटा दो। यहाँ पर भी जब आप R को 3 रखोगे तो यहाँ पे 21C2 आ जाएगा। सही है, जब 10 रखोगे तो यहाँ पे 21C9 आ गया। 11 रखोगे तो यहाँ पे 10 आ जाएगा और यहाँ पर इक्वालिटी होल्ड करेगी। ये बात समझ में आ रही है? आई होप इट इज क्लियर। तो ऐसे लिख लो भाई 21C2 C0 लेस देन 21C1 लेस देन 21C2 लेस देन, ऐसे चलता रहेगा अप टू 21C10 तक। 21C11 ये दोनों इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, और फिर डिक्रीज होना शुरू हो जाएगा क्योंकि ये तो ग्रेटेस्ट है। उसके बाद 21C12 आएगा, वो छोटा होगा ऑफकोर्स, तो यहाँ पे ग्रेटर देन का साइन आएगा, फिर ग्रेटर देन, इसी तरह से चलता रहेगा। लास्ट 21C21। गॉट इट? तो ये ऐसे इंक्रीज हो रहा है 21C10 तक। ठीक है, यहाँ तक ये ऐसे इंक्रीज हो रहा है, यहाँ तक, यहाँ से भी इंक्रीज हो रहा है यहाँ तक। ये दोनों बराबर है। समझ में आ गया? आई होप इट इज क्लियर। नाउ अगर मान लो n22 है, अभी तो n क्या मान रहे थे हम, 21, वो तो ऑड था। अगर n22 है, n अगर 22 हो गया तो इस केस में सिर्फ एक ही मिडिल टर्म होगी। अभी जो हमने एग्जांपल ऊपर किया तो उसमें हमने n को लिया था 21 ऑड था। उस केस में हमारे पास दो मिडिल टर्म आई, दोनों ही ग्रेटेस्ट है ना। तो अगर n22 ले लिया और ये इवन है, फिर हमने वही तरीका लगाया 21CR ग्रेटर देन इक्वल टू 22CR -1। ठीक है, सॉल्व किया इसको। तो ये सॉल्व आप खुद भी कर सकते हो, चलो बट फिर भी करा देते हैं। 22 फैक्टोरियल, R है तो R फैक्टोरियल, फिर इनका डिफरेंस 22 माइनस R फैक्टोरियल। सही है, ग्रेटर देन इक्वल टू, यहाँ पे 22 लिखा है, 22 फैक्टोरियल, R -1 फैक्टोरियल यहाँ आ जाएगा, फिर इनका डिफरेंस कितना हो जाएगा, 23 माइनस R फैक्टोरियल। सही है, 22 फैक्टोरियल दोनों साइड से कैंसिल हो गया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो तो यहाँ पर आ जाएगा भाई 23 माइनस R, और एक माइनस कर दो 22 माइनस R फैक्टोरियल। सही है भाई, 23 माइनस R फैक्टोरियल था ना, तो इतना इसको एक्सपेंड कर दिया, एक और माइनस करोगे तो 22 माइनस R फैक्टोरियल। यहाँ तक लिख लिया। क्यों लिखा? सो डैट की कैंसिल हो जाए यहाँ से, इसलिए लिख लिया। सही है, और यहाँ पर हमारे पास R फैक्टोरियल था तो इसको लिख दिया R इंटू R -1 फैक्टोरियल। सही है, तो यहाँ से तो R -1 फैक्टोरियल कैंसिल हो गया और 22 माइनस R फैक्टोरियल कैंसिल हो गया। क्या बच गया आपके पास? 23 माइनस R लेफ्ट साइड पर बच गया और राइट साइड पर बच गया R। सही है, तो ये हो जाएगा भाई आपका, ये इधर जाएगा 2R, फिर 2 नीचे आएगा, तो R इज लेस देन इक्वल टू 11.5। सही है, अब R की वैल्यू 11.5 तो नहीं हो सकती। सही है, R की वैल्यू 11.5 तो नहीं हो सकती। क्यों? बिकॉज R तो होल नंबर है। समझ में आ रहा है? तो इसका मतलब क्या है कि इक्वालिटी विल नॉट होल्ड। अब की बार इक्वालिटी होल्ड नहीं करेगी। इक्वालिटी होल्ड नहीं करेगी मतलब दो टर्म्स बराबर नहीं आ सकती है। ठीक है, देयर इज ओनली वन मिडिल टर्म। सही है, ये चीज समझ में आ गई। तो जो R की वैल्यू है वो कहां से कहां तक जाएगी, 1 से लेकर 11 तक जाएगी, 1 से लेकर 11 तक। गॉट इट? तो रखना शुरू कर दो भाई यहाँ पर
हम मान के चल रहे थे 22C R ग्रेटर देन इक्वल टू 22C R माइनस 1। तो R की वैल्यू पहले आप 1 रखोगे, है ना, R की वैल्यू पहले 1 रख लो यहाँ पे। तो 22C1 ग्रेटर देन 22C0, यहाँ पे -1 था, है ना, मतलब ये चीज आ जाएगी 22C0 लेस देन 22C1 लेस देन 22C2, इसी तरह से चलता रहेगा। ठीक है, जब आप R को 11 रखोगे, R को 11 रखोगे तो 22C11 दिस विल बी ग्रेटर देन 22C10। सही है, तो अब की बार ये ग्रेटेस्ट टर्म है, इक्वालिटी तो होल्ड कर नहीं रही, इस बार इक्वालिटी होल्ड नहीं कर रही है। सही है, सो दिस इज ग्रेटेस्ट टर्म। समझ में आ रहा है? तो यहां तक इंक्रीज होगा 22C11 तक, उसके बाद डिक्रीज होना शुरू हो जाएगा। सही है, आई होप इट इज क्लियर। तो यहां से यहां तक इंक्रीज है, इसके बाद ये डिक्रीज होना शुरू हो गया, एंड दिस वन इज मिडिल टर्म 22C1। सही है भाई, समझ में आ गया। एंड यही जो बाइनोमियल कोएफिशिएंट है, दिस इज ग्रेटेस्ट। तो क्या सीखा हमने भाई, जब हमने N21 लिया, ऑड लिया, फिर 22 लिया, इवन लिया, दोनों ही केस में मिडिल टर्म का जो कोएफिशिएंट है दैट इज ग्रेटेस्ट। सही है, मिडिल टर्म का जो कोएफिशिएंट है दैट इज ग्रेटेस्ट, वही आया। ठीक है, देखो जरा एक बार, जैसे यहां पर हमने N21 लिया था, तो N इस वाले केस में ना, यहां पर N21 लिया था यहां पर, तो यहां पर R कितना आ गया था 11। सही है, तो अगर N21 है तो मिडल टर्म क्या हो गया, आप तो जैसे हम इससे पहले वाले लेक्चर में हमने मिडल टर्म निकालना सीखा था, तो अगर N ओड है तो क्या होगा, दो मिडल टर्म होती थी, N+1/2 और उससे नेक्स्ट वाली N+1/2 प्लस 1th टर्म। तो जैसे 21 है तो ये हो गया 11 and 22, 11 सॉरी उससे नेक्स्ट 12th, 11 and 12th टर्म, दीज आर मिडल टर्म। तो यहाँ भी ऐसी होगा। ठीक है, तो मतलब 11 तो आ गई मिडल टर्म, लेकिन हम ये लेके चल रहे हैं तो इसके हिसाब से 10 आ जाएगा फिर। ठीक है, ये चीज आ जाएगी, 12 नहीं। समझ में आ गया? तो यू कैन सी कि हम कहना क्या चाह रहे हैं यार, जब n ओड लिया तो दो मिडल टर्म आई। ठीक है, वो हमने लास्ट लेक्चर में ही पढ़ा था। और मिडल टर्म का जो बाइनोमियल कोएफिशिएंट है वो ग्रेटेस्ट होता है। सही है, तो बाइनोमियल कोएफिशिएंट ऑफ मिडल टर्म इज ग्रेटेस्ट। ऐसे जब N22 निकाला तो एक ही मिडल टर्म आई और उसका बाइनोमियल कोएफिशिएंट ग्रेटर देन 0 आ गया। ठीक है, तो इसी को हमने नोट करके लिख लिया, नोट मिडल बाइनोमियल कोएफिशिएंट विल बी ग्रेटेस्ट। सही है, इफ n इज इवन नंबर ऑफ बाइनोमियल कोएफिशिएंट विल बी ऑड। अगर n इवन है तो हमें पता है n+1 टर्म्स होती हैं टोटल, तो n अगर इवन है तो टोटल ऑड बाइनोमियल कोएफिशिएंट मिल जाएंगे। अब अगर ऑड बाइनोमियल कोएफिशिएंट है तो मतलब इसको आप ऐसे देख सकते हो, लाइक मैंने लिखा 1 2 3 4 5 6 7 ऑड है, तो इसमें तो हम मिडिल टर्म बता सकते हैं, ये वाली एक ही मिडिल टर्म आएगी। और अगर इवन टर्म्स लिखी मैंने, लाइक 1 2 3 4 5 6 7 8, तो अब की बार 4 and 5। ठीक है, 3 यहां से छोड़ दी, 3 यहां से छोड़ दी, तो 4 and 5 ये दोनों ही मिडिल टर्म काउंट होंगी। समझ में आ रहा है? आई होप इट इज क्लियर। तो अब की बार जैसे n इवन है तो एक ही मिडिल टर्म हो जाएगी। नंबर ऑफ बाइनोमियल कोएफिशिएंट्स विल बी ऑड, ओनली वन मिडिल बाइनोमियल कोएफिशिएंट दैट विल बी ग्रेटेस्ट। और उसको हम निकालते कैसे, n/2 प्लस 1th टर्म इस मिडिल टर्म। ये तो हम पहले भी बता चुके हैं, लास्ट लेक्चर में यही पढ़ा था कि मिडिल टर्म कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो n+1 n/2 प्लस 1th टर्म विल बी मिडिल टर्म, तो ऐसे लिखेंगे n/2 प्लस 1, तो ये ऐसे लिखा जाएगा। यहाँ पे बाइनोमियल कोएफिशिएंट क्या होगा, r का काम कौन कर रहा है, n/2, तो nc n/2। गॉट इट? अगर n इवन है तो याद रखें, अगर n इवन है ग्रेटेस्ट बाइनोमियल कोएफिशिएंट विल बी nc n/2। इज इट क्लियर? जैसे n अगर 22 है तो 22C11 दिस विल बी ग्रेटेस्ट।
n, इफ n इज odd, अगर n odd है तो कितने, मान लो अगर n odd है तो कितने बाइनोमियल कोफिशिएंट्स आ जाएंगे, मतलब टोटल टर्म्स कितनी होती है, n+1 होती है, सही है, तो n+1 होती है, तो इवन टर्म्स आ जाएंगी, इवन बाइनोमियल कोफिशिएंट आ जाएंगे। अगर इवन बाइनोमियल कोफिशिएंट आ गए तो देयर विल बी टू मिडिल टर्म्स, जैसा अभी थोड़ी देर पहले बताया था हमने, है ना, लाइक 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ पे 3 एंड 4 दोनों ही मिडिल टर्म्स है, दो यहाँ से छोड़ दी, दो यहाँ से छोड़ दी, गॉट इट। तो मिडिल टर्म्स निकालते कैसे, जैसे n तो ओड है तो n+1/2 करोगे और इससे नेक्स्ट वाली टर्म, ठीक है, समझ में आ रहा है। तो इस वाले केस में दो मिडिल टर्म हो जाएगी, ठीक है, बाइनोमियल कोफिशिएंट, टू मिडल बाइनोमियल कोफिशिएंट, और दोनों ही वो क्या हो जाएंगे, ग्रेटेस्ट हो जाएंगे। आई होप इट इज क्लियर, समझ में आ गया है। अब निकालेंगे कैसे भाई, मिडिल टर्म क्या है बताई हमने, n+1/2, और ये वाली टर्म लिखनी है तो कैसे लिखेंगे, मतलब इसका बाइनोमियल कोफिशिएंट ऐसे लिखा जाएगा, nc n+1/2 एंड nc n-1/2, ऐसे लिखा जाएगा, सही है। आई होप इट इज क्लियर, समझ में आ गया। तो अच्छा इधर देखो जरा एग्जांपल, फाइंड 50 CR, इसकी मैक्सिमम वैल्यू बतानी है भाई। 50 यहाँ पे n हो गया आपका क्या, इवन हो गया, तो मैक्सिमम बाइनोमियल कोफिशिएंट क्या होगा, ग्रेटेस्ट। 50 का हाफ कर दो, डेट विल बी r, तो 50C25, ये आपका ग्रेटेस्ट हो जाएगा। 57CR, अब की बार यहाँ पे n का काम करना है 57, डेट इज ऑड। अगर ऑड है तो जैसे अभी यहाँ पे बताया, ग्रेटेस्ट बाइनोमियल कोफिशिएंट विल बी nc n+1/2, यही हो जाएगा, एंड nc n-1/2, ठीक है, ये दोनों हो जाएंगे। देख लो अब यहाँ पे लगा के, तो यहाँ पर जैसे भाई 57 है तो 57 + 1/2 कर ले, तो 58/2 डेट इज 29, तो वही लिखा है यहाँ पे 57C29, और इसमें से ये माइनस कर दो, क्योंकि हमें पता है भाई NCR जो है वो NC n-R के बराबर होता है, ठीक है, समझ में आ गया। तो इसमें से ये माइनस कर दो, 28 बच जाएगा, तो ये दोनों बराबर हो जाएंगे, ठीक है। आई होप इट इज क्लियर। तो यहाँ पर अगर मैं पूछ रहा हूँ आपसे 59CR, इसका मिनिमम बताओ कि ये मिनिमम कब होगा। इफ वी हैव 59CR तो मिनिमम क्या होगा, तो मिनिमम तो आपका जैसे n तो 59 है तो 59C0 से स्टार्ट हो गए 59C तक जाएगा, ठीक है। इसकी मिडिल टर्म यहाँ पे जो भी होगी डेट विल बी मैक्सिमम, मिडिल बाइनोमियल कोफिशिएंट विल बी मैक्सिमम, लेकिन यहाँ तो मिनिमम पूछा है, ठीक है। तो यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है, ऐसे इंक्रीज हो रहा है, तो ऑफ कोर्स ये जो एंड वाली होंगी, पहली टर्म और लास्ट से पहली टर्म, ठीक है, बाइनोमियल कोफिशिएंट, स्टार्टिंग से पहला बाइनोमियल कोफिशिएंट और लास्ट से पहला बाइनोमियल कोफिशिएंट, वही आपका मिनिमम होगा, दैट इज 59C0 एंड 59C59, दोनों बराबर होंगे, दोनों किसके बराबर है, ऑफकोर्स 1 के बराबर है। ऐसी अगर 60CR मिनिमम पूछूं तो 60C0 एंड 60C60, ये दोनों मिनिमम बाइनोमियल कोफिशिएंट हो जाएंगे, सही है। आगे चलते हैं, यू कैन नोट इट डाउन फॉर NCR, n अगर इवन है तो बाइनोमियल कोफिशिएंट कितने हो जाएंगे, ऑड हो जाएंगे, ठीक है, नंबर ऑफ बाइनोमियल कोफिशिएंट विल बी ऑड, ठीक है। तो ऐसे लिखा भाई NC0 NC1 NC2 अप टू NCN तक जाएंगे, ठीक। तो यहाँ पर जो ग्रेटेस्ट बाइनोमियल कोफिशिएंट होगा दैट विल बी NC n/2, ठीक, ये चीज समझ में आ रही है, एक मिनट जरा, ठीक। तो फिर NC n/2, दिस विल बी ग्रेटेस्ट बाइनोमियल कोफिशिएंट, क्योंकि n इवन है तो ये जस्ट अभी हमने पढ़ा है, बस इसी का हाफ कर दो यहाँ पर, ठीक, क्योंकि ऑड टर्म्स है, अगर ऑड टर्म्स है देयर विल बी ओनली वन मिडिल टर्म,
एंड दैट विल बी ग्रेटेस्ट ऑफ कोर्स। ठीक, मिडल बाइनोमियल कोफिशिएंट की बात हो रही है, इस बात का खास ध्यान रखना, वी आर टॉकिंग अबाउट कोफिशिएंट नॉट टर्म्स। अगर n ओड है तो बाइनोमियल कोफिशिएंट्स विल बी इवन। अगर बाइनोमियल कोफिशिएंट्स इवन है तो देयर विल बी टू मिडल बाइनोमियल कोफिशिएंट्स विच आर ग्रेटेस्ट। सही है, आई होप कि समझ में आ रहा है। तो आपकी बार ऐसा हो जाएगा NC0 NC1 NC2 करके लिखा, NC n-1 बराबर NC n+1 बाई 2, ये दोनों क्या हो जाएंगे, ग्रेटेस्ट हो जाएंगे। ये सब कुछ अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा चुके हैं, बस उसको एक बार से लिखा जा रहा है यहाँ पर। सही है, आई होप कि यहाँ पे तो देखो इंक्रीज हो रहे हैं, यहाँ पे ये ग्रेटेस्ट आ गया, ऐसे इंक्रीज हो रहा है, यहाँ पर ये ग्रेटेस्ट आ गया, तो ये दोनों बराबर है। कब है ये, जब n ओड है। ठीक है, तो मतलब याद करने की कोई जरूरत नहीं है। n ओड है, टोटल नंबर टर्म्स होते हैं n+1। ठीक है, यानी इंडेक्स अगर n ओड है तो बाइनोमियल कोफिशिएंट्स विल बी इवन ऑफ कोर्स। अगर इवन टर्म्स है फिर ये आप खुद ही करके देख सकते हो, ऐसे लाइक 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ये दो मिडिल टर्म्स हो जाएगी, 3 यहाँ से छोड़ी 3 यहाँ से छोड़ी, मतलब इस तरह से आप करके देख सकते हो अगर कभी भूल जाओ तो। सही है, अब जरा इधर देखो, हमें यहाँ पर एग्जांपल है, फाइंड r इफ RC5 इज मैक्सिमम। RC5 मैक्सिमम चाहिए, तो यार मैक्सिमम तो r कुछ भी रख सकते हैं, मैक्सिमम में क्या है, r की तो कोई भी बड़ी से बड़ी, अगर जितनी बड़ी वैल्यू रखते जाओगे उतनी बड़ी वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे r की वैल्यू बढ़ाता जाऊं तो उतना बड़ा नंबर आएगा सॉल्व करने पर। ठीक है, तो यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू तो डिफाइन नहीं होगी। हाँ, मिनिमम के लिए देखो, ये जो r है वो 5 से नीचे नहीं जा सकता, ये और ये ज्यादा से ज्यादा बराबर हो सकते हैं। ठीक है, तो r की मिनिमम वैल्यू 5 ही हो सकती है। ठीक है, दूसरा आप ऐसे लिख लो, RC5 r-1 r-2 r-3 r-4 डिवाइडेड बाय 5 फैक्टोरियल, ऐसे लिखा जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर अब आप देख सकते हो r की वैल्यू आप बढ़ाते जाओ तो उतनी वैल्यू ज्यादा आती रहेगी। तो मैक्सिमम तो हम बता ही नहीं सकते, मिनिमम जरूर बता सकते हैं। ठीक है, तो r की मिनिमम वैल्यू यहाँ पे 5 होनी चाहिए। वो कैसे, ये और ये ज्यादा से ज्यादा बराबर ही हो सकता है। ठीक है, यहाँ पर कभी भी ये जैसे अगर यहाँ पे 5 लिखा है, यहाँ 5 लिखा है, तो r यहाँ पर 5 से छोटा नहीं हो सकता, वो पॉसिबल ही नहीं है। लाइक अगर मैंने लिखा 4C5, ये तो हो ही नहीं सकता, डिफाइन ही नहीं होगा फिर। समझ में आ रहा है, तो r मिनिमम शुड बी 5 एंड मैक्सिमम पूछा था, सो आंसर इज मैक्सिमम नॉट डिफाइंड। अब हम बात करते हैं ग्रेटेस्ट टर्म ऑफ द एक्सपेंशन। ग्रेटेस्ट टर्म ऑफ द एक्सपेंशन, अभी हमने क्या पढ़ा, ग्रेटेस्ट बाइनोमियल कोफिशिएंट के बारे में पढ़ा। अब हम बात कर रहे हैं ग्रेटेस्ट टर्म के बारे में। ठीक है, जैसे भाई अगर हमने एक्सपेंशन लिखा 1 + x टू द पावर n का एक्सपेंशन, तो NC0 प्लस NC1 इंटू एक्स प्लस NC2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस NC3 इंटू एक्स क्यूब, लाइक दिस चलता रहेगा, NCn x की पावर n। सही है, तो मान लो मैंने T3 उठाया, फर्स्ट सेकंड थर्ड, दिस इज व्हाट T3, ये T3 है। तो यहाँ पर अगर मैं NC2 की बात कर रहा हूँ, ये तो आपका बाइनोमियल कोफिशिएंट है। अगर मैंने एक्स स्क्वायर को भी साथ में ले लिया, मतलब ये पूरा ही ले लिया, दिस इज व्हाट T3, दिस इज थर्ड टर्म। ठीक है, आई होप कि ये तो पता ही होगा, है ना। तो यानी कि कुछ ऐसे टर्म्स हो गई, एक्सपेंशन लिखा, वी हैव T1 प्लस T2 प्लस T3 अप टू Tn, ऐसे चलेगा। तो मान लिया कि आपका TR+1 ये ग्रेटेस्ट टर्म है। अच्छा, टर्म अभी हम न्यूमेरिकली बात कर रहे हैं। ठीक है, मैग्नीट्यूड वाइज की बात कर रहे हैं, न्यूमेरिकली मतलब मैग्नीट्यूड वाइज। ठीक है, देखो वैल्यू वाइज एंड न्यूमेरिकली में डिफरेंस है। वैल्यू में तो नेगेटिव वगैरह आ जाएगा, न्यूमेरिकली यानी कि
मैग्नीट्यूड वाइज, तो इसलिए हमने यहाँ पे मैग्नीट्यूड लिया हुआ है। ठीक है, तो लेट सपोज टी आर प्लस वन इज ग्रेटेस्ट टर्म, मैग्नीट्यूड वाइज दोनों साइड मैग्नीट्यूड ले लो, यहाँ पर भी मैग्नीट्यूड लगाओ, मैग्नीट्यूड ऑफ टी आर। ठीक है, टी आर इससे पहले वाली टर्म हो जाएगी, अगर हम इसको ग्रेटेस्ट बोल रहे हैं देन ऑफ कोर्स टी आर विल बी लेस देन, इससे तो छोटी हो जाएगी या फिर बराबर हो सकती है। सही है, फिर उसके बाद भाई टी आर प्लस वन कैसे लिखते हैं, एन सी आर एक्स की पावर आर, ऐसे लिखा जाएगा। टी आर कैसे लिखेंगे, एन सी आर माइनस वन इंटू एक्स की पावर आर माइनस वन। यहाँ तक सही है, आई होप कि ये समझ में आ गया। बस आगे इसको सॉल्व करो भाई, एन सी आर मोड से बाहर निकाल दो, एन सी आर माइनस वन। ठीक है, यहाँ पे मोड एक्स की पावर आर हो जाएगा, यहाँ पर मोड एक्स की पावर आर डिवाइडेड बाय मोड एक्स। यहाँ तक सही है, ये आपका कैंसिल हो गया, सही बात है। इसको ले आओ नीचे, यहाँ पर नीचे आ गया एन सी आर ओवर एन सी आर माइनस वन इंटू ये मोड एक्स भी यहाँ पे आ जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, पॉजिटिव क्वांटिटी है तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर इनइक्वालिटी के साथ कोई फर्क पड़ेगा नहीं, तो मोड एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू वन। सही है, नाउ एन सी आर ओवर एन सी आर माइनस वन, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं एन माइनस आर प्लस वन डिवाइडेड बाई आर इंटू मोड एक्स अपनी जगह ग्रेटर देन इक्वल टू वन। गॉट इट, तो हमें बेसिकली यहाँ पर आर की वैल्यू चाहिए, आर की वैल्यू निकालनी है, तो वो तो हम निकाल सकते हैं। तो भाई आर इधर गया, यानी कि आर तो यहाँ पे भी अभी मल्टीप्लाई करो, तो एन प्लस वन इंटू मोड एक्स माइनस आर मोड एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू आर, और आर वाली टर्म्स को एक साइड करो, तो आर आ जाएगा भाई यहाँ से लेस देन इक्वल टू एन प्लस वन मोड एक्स। जब इसको इधर लेके जाओगे आर कॉमन आया तो यहाँ पर आ जाएगा वन प्लस मोड एक्स। ठीक है, तो भाई एग्जाम में कभी भूल जाओ, वैसे आपको ये याद रखना है। ठीक है, तो डायरेक्ट ये रिजल्ट लगा सकते हो, भूल जाओ तो फिर अभी जैसे हमने किया है प्रोसीजर वैसे कर सकते हो, आपको थोड़ा सा टाइम वेस्ट होगा। टाइम बचाना चाहते हो तो इसको याद रखो, आर लेस देन इक्वल टू एन प्लस वन मोड एक्स ओवर वन प्लस मोड एक्स, रिमेंबर इट, मेमोराइज इट। ठीक है, फॉर फास्टर कैलकुलेशन। नाउ अब मान लो कि आर आपका, ठीक है, आपने मतलब कोई क्वेश्चन वोश्चन दिया आपको और आर आपका लेस देन इक्वल टू लेट सपोज 10.3 आ गया, मान लिया। ठीक है, तो आर 10.3 तो नहीं हो सकता, यानी इक्वालिटी होल्ड नहीं करेगी, मतलब एक ही मिडिल टर्म होगी। ठीक है, नो टू कंसेक्यूटिव टर्म्स आर इक्वल, इस बात का क्या मतलब है, अगर इक्वालिटी होल्ड नहीं कर रही है मतलब नो टू कंसेक्यूटिव टर्म्स आर इक्वल। टी आर प्लस वन को हम ग्रेटेस्ट मान के चल रहे हैं, तो यहाँ पे इक्वालिटी होल्ड नहीं करेगी। सही है, इट मीन्स टी आर प्लस वन इज ग्रेटेस्ट टर्म। गॉट इट, आर की वैल्यू आपकी 0 से लेकर 10 तक जा सकती है भाई यहाँ पर, तो यहाँ रख लो। तो जब 0 रखोगे टी वन इज ग्रेटर देन टी जीरो, मतलब टी जीरो तो क्या, यहाँ पे 1 से स्टार्ट करो। ठीक है, टी वन हो जाएगा, यहाँ पे टी टू हो जाएगा, तो टी वन ग्रेटर देन टी टू ग्रेटर देन टी थ्री ग्रेटर देन टी फोर, ऐसे ही चलता रहेगा। और जब 10 रखोगे तो 11 हो जाएगा, टी 11, दिस इज ग्रेटेस्ट टर्म। सही है, उसके बाद डिक्रीज होना शुरू हो जाएगा। समझ में आ रहा है, तो ये सब चीजें हम कर चुके हैं पहले भी। तो यहाँ से यहाँ तक तो ये इंक्रीज हो रहा है और यहाँ से यहाँ तक ये डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, मतलब यहाँ से ऐसे इंक्रीज हो रहा है, ये मिडिल टर्म आ गई यहाँ पर, और उसके बाद फिर ये डिक्रीज हो रहा है। सही है भाई, समझ में आ गया। और ये मिडिल टर्म है, ऑफ कोर्स दिस इज मिडिल टर्म T11। तो यहाँ पे हुआ क्या, अगर R इंटीजर नहीं है, R इंटीजर नहीं है तो ओनली वन मिडिल टर्म, जैसे यहाँ पर R क्या है, इंटीजर नहीं है, R 10.3, दिस इज नॉट इंटीजर। अगर इंटीजर नहीं है तो देयर इज ओनली वन मिडिल टर्म, रिमेंबर दिस। अब मान लो कि R आपका कुछ ऐसा आ गया, कोई क्वेश्चन दिया आपने सॉल्व किया, मान लिया कि R लेस देन इक्वल टू 17 आ गया, तो यहाँ पे R इक्वल टू 17, ये तो पॉसिबल है ना, इंटीजर है। अब अगर ये पॉसिबल है मतलब इक्वालिटी होल्ड करेगी, इक्वालिटी होल्ड करेगी मतलब टू कंसेक्यूटिव टर्म्स आर इक्वल। तो यहाँ पर जब आपने 17 रखा, यहाँ पे 17 रखा, यानी कि T18 और T17 दोनों बराबर हो जाएगी। सही है, तो T17 तक तो ऐसे इंक्रीज हो रहा है, यहाँ पे बराबर हो गया
और उसके बाद डिक्रीज होना शुरू हो गया। सही है भाई, ये चीज समझ में आ रही है। तो T1 लेस देन T2 लेस देन T3 लेस देन ऐसे चलता रहेगा, लेस देन T16 लेस देन T17। यहाँ पे इक्वालिटी होल्ड करेगी, फिर उसके बाद डिक्रीज होना शुरू हो जाएगा। T18 ग्रेटर देन T19 ग्रेटर देन T18 ऐसे चलता रहेगा। 18 यहाँ पे, 17 18 19 यहाँ पे 20 आ जाएगा, फिर 21 अप टू n तक जाओगे। गॉट इट। तो r यहाँ पे क्या है, इंटीजर। इंटीजर है, अगर r की वैल्यू इंटीजर आई तो दो मिडल टर्म्स हो जाएंगी, टू मिडल टर्म्स। सही है भाई, समझ में आ गया। और दोनों मिडल टर्म्स मैग्नीट्यूड वाइज तो ग्रेटेस्ट ही होंगे, वैल्यू वाइज अलग अलग हो सकती है। ठीक है, अब जरा इधर देखो, अगर x पॉजिटिव हुआ, नोट कर लो इसको, इफ x इज पॉजिटिव देन दीज टर्म्स विल बी द ग्रेटेस्ट टर्म इन वैल्यू एज वेल। ठीक है, मतलब अब इधर जैसे कि हमने यहाँ पे बोला, हम एक्सपेंशन लेके चल रहे थे 1 प्लस एक्स की पावर n का। ठीक है, तो जो अभी हमने ग्रेटेस्ट टर्म निकाली, अगर x पॉजिटिव हुआ यानी कि वो टर्म्स खुद पॉजिटिव है, तो फिर वो वैल्यू वाइज भी ग्रेटेस्ट ही होंगी। ठीक है, अगर x पॉजिटिव है तो टर्म्स भी पॉजिटिव होंगी, और पॉजिटिव है तो ऑफकोर्स फिर वो वैल्यू वाइज भी ग्रेटेस्ट है, मैग्नीट्यूड वाइज तो है ही, वैल्यू वाइज भी ग्रेटेस्ट हो जाएगी। सही है, इस बात का मतलब क्या, अभी थोड़ी देर रुको, समझ में आ जाएगा। एग्जाम्पल करते हैं, एग्जाम्पल से ज्यादा क्लियर हो जाएगा। फाइंड मैग्नीट्यूड वाइज या फिर न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म, कुछ भी लिखा आ सकता है। 1 प्लस 2x की पावर 25 व्हेन x इज इक्वल टू -1/5। ठीक है, तो फिर अभी हमने थोड़ी देर पहले बोला था, याद रखना है इसको, r लेस देन इक्वल टू n प्लस 1 मोड x ओवर 1 प्लस मोड x, इसको याद रखना है। और ये कब आया, जब हम ये मान के चल रहे कि tr प्लस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू tr है। सही है, यानी दिस इज ग्रेटेस्ट टर्म। तो फिर हमने सॉल्व किया, n क्या है यहाँ पे 25 है, 25 प्लस 1 26 हो गया, x की वैल्यू रख दो -1/5, और यहाँ पे x का काम कर रहा है 2x। ठीक है, तो 2x मोड में रखना है, तो इसलिए माइनस आएगा नहीं, तो 2/5 हो जाएगा। 1 प्लस मोड x, 1 प्लस मोड x, मोड के अंदर है -1/5, इसलिए पॉजिटिव ही रहेगा, तो 1 प्लस 2/5। इसको हमने सॉल्व किया, एलसीएम वगैरह लेके 5 तो कैंसिल ही हो जाएगा, तो ये आ जाएगा आपका 52/7। 52/7 यानी कि 7 पॉइंट समथिंग समथिंग। ठीक है, तो r इक्वल टू 7 पॉइंट समथिंग समथिंग तो पॉसिबल है नहीं, समझ में आ रहा है। तो यहाँ पर इक्वालिटी होल्ड नहीं कर रही, हेयर इक्वालिटी डज नॉट होल्ड, मतलब एक ही मिडिल टर्म होगी, है ना। इक्वालिटी होल्ड नहीं कर रही है, मतलब एक मिडिल टर्म होगी। तो जब आप r को 7 रखोगे, r को जब 7 रखोगे तो ये कितना आ जाएगा, T8। तो T8 इज ग्रेटेस्ट टर्म न्यूमेरिकली, तो T8 आपकी न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म हो जाएगी। तो T8 कैसे निकालते हैं, T7 प्लस 1 करके, वो आप निकाल सकते हो, 25C 7 हो गया। ठीक है, इंटू एक्स की पावर r होता है, x का काम कौन कर रहा है यहाँ पे, 2x कर रहा था, और x की वैल्यू भी रख दी -1/5, तो -2/5 हो जाएगा। समझ में आ रहा है। और सिंस मैग्नीट्यूड लगा है तो ये माइनस आपका हट भी जाएगा, तो 25C 7 2 की पावर 7 ओवर 5 की पावर 7, तो ये मैग्नीट्यूड वाइज तो ग्रेटेस्ट है। सही है, अब आप देख सकते हो यहाँ पे नेगेटिव आ रहा है, तो अगर ये मोड हटा दूं मैं तो फिर तो ये नेगेटिव आ जाएगी, मतलब ऐसा हो जाएगा T8 जो है -25C7 इंटू 2 टू द पावर 7 5 की पावर 7, नेगेटिव आ गई। है ये ग्रेटेस्ट, मतलब मैग्नीट्यूड वाइज ग्रेटेस्ट है। ठीक, अगर मोड हटा दिया तो माइनस साइन आ रहा है, मतलब कि ये लीस्ट वैल्यू है। वैल्यू वाइज अगर बात करें, दिस इज मिनिमम, मैग्नीट्यूड वाइज दिस इज ग्रेटेस्ट, वैल्यू वाइज दिस इज मिनिमम। ठीक है, बिकॉज माइनस आ गया भाई, ये चीज तो मैग्नीट्यूड वाइज सबसे बड़ी है। सारी टर्म्स जो भी हम एक्सपेंशन लिखेंगे, जो टर्म वाइज अगर बात कर रहे हैं, दिस इज ग्रेटेस्ट। अब इसी के अगर आगे माइनस साइन लगा दिया तो सबसे छोटा बन जाएगा। सही है, आई होप कि ये समझ में आ गया।
अब इधर देखो जरा, तो इसी क्वेश्चन में यू कैन नोट इट डाउन, टी आर मैक्स मैग्नीट्यूड वाइज, तो T8 मैग्नीट्यूड वाइज इज ग्रेटेस्ट, बट टी आर अगर मिनिमम की बात करें वैल्यू वाइज तो वो भी T8 ही होगा। T8 क्यों? क्योंकि T8 खुद नेगेटिव आ रहा है, अभी हमने करके देखा माइनस के साथ आ रहा है वो, तो दैट इज वैल्यू वाइज मिनिमम। T8 वैल्यू वाइज इज मिनिमम। तो देखो हो क्या रहा है भाई, ऐसे इंक्रीज हो रही है वैल्यूज, T8 मैक्सिमम आई है मैग्नीट्यूड वाइज, ठीक है, ये भी ऐसे इंक्रीज हो रही है इस साइड, तो बट इसकी जो वैल्यू है वो नेगेटिव है, मैग्नीट्यूड वाइज भले ही ये ग्रेटेस्ट है लेकिन इसकी जो वैल्यू आ रही है वो नेगेटिव आ रही है, तो यानी कि वैल्यू वाइज मिनिमम है। सही है, तो अब क्या है, यहाँ पर ये नेगेटिव है तो ये टर्म पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है। T7 निकालोगे, T6 प्लस 1 करके निकालोगे, T9 निकालोगे, 8 प्लस 1 करके निकालोगे, तो वहां से वो पॉजिटिव आ जाएगी। ठीक है, तो ऑफकोर्स ऐसे इंक्रीज हो रही है, तो यानी कि अगर हम वैल्यू वाइज मैक्सिमम की बात करें ना, तो T7 या फिर T9 में से कोई एक होगी। समझ में आ रहा है? वैल्यू वाइज मैक्सिमम की बात करें तो T7 या फिर T9 में से एक हो जाएगा। अच्छा, मैग्नीट्यूड वाइज मिनिमम की अगर बात करें, मैग्नीट्यूड वाइज ऑफकोर्स मिनिमम तो यहीं से आएगा। ठीक है, तो मिनिमम T1 या फिर मॉड T26 लास्ट, इन्हीं में से ही होगा मैग्नीट्यूड वाइज। कौन सा होगा वो फिर आप निकाल के देख लेना। T1 मतलब 25C0, T26 निकाल के देख लो आप। ठीक है, 25 करके देख लेते हैं यहाँ पे। T26 कैसे लिखोगे? 25 प्लस 1 करके लिखोगे ना, यानी कि 25 से 25 और 2x, x की वैल्यू -1/5, तो -2/5 टू द पावर 25, इतना हो जाएगा। ये तो आपका 1 ही हो गया, मोड लगाए तो माइनस भी हट ही जाएगा। 2 की पावर 5 ओवर 5 की पावर 25। ऑफकोर्स ये 1 से छोटी वैल्यू है, ये 1 आ गया और ये 1 से छोटी वैल्यू है। सही है, तो ये वाली आपकी मिनिमम वैल्यू हो गई, यानी कि मैग्नीट्यूड वाइज T26 क्या है, मिनिमम वैल्यू है। ठीक है, समझ में आ गया? वैल्यू वाइज की अगर बात करें, वैल्यू वाइज देखो इधर, वैल्यू वाइज ये इंक्रीज हो रही थी, ऐसे ये भी इंक्रीज हो रही है, ये मैग्नीट्यूड वाइज ग्रेटेस्ट आ गई लेकिन नेगेटिव है, तो वैल्यू वाइज ये मिनिमम आ गई। ये पॉजिटिव टर्म है, ये भी पॉजिटिव टर्म है। ठीक है, तो अगर हम मैक्सिमम की बात करें, वैल्यू वाइज मैक्सिमम की बात करें, वो कहां से मिलेगा हमें? T7 से या फिर T8, T9 से। मैक्सिमम विल बी T7 और T9, इनमें से कोई एक होगी, वो तो फिर निकालना पड़ेगा कौन सी होगी। तो T7 T9 आप निकाल ही सकते हो ना, तो निकाल के देख लेते हैं। T7 बाई T9 निकाल लिया, T7 मतलब 25C6, 2x था, x का काम 2x कर रहा था और x की वैल्यू है -1/5, तो -2/5 की पावर 6। T9 मतलब 25C8 इंटू -2/5 की पावर 8। ठीक है, करके देख लो भाई। तो ऑफकोर्स यहाँ पर जो न्यूमरेटर है वो बड़ा है आपका डिनोमिनेटर से, तो ये जो वैल्यू है ग्रेटर देन 1 आ जाएगी, ग्रेटर देन 1 आ जाएगी, वो आप करके देख लो खुद ही ऑफकोर्स, है ना। ये छोटी वैल्यू है यहाँ पर, और ये सॉल्व करके देख लो, कर लेना वो तो खुद ही। तो ये जो फ्रैक्शन है 1 से बड़ा आ जाएगा, यानी कि T7 T9 से बड़ा है। सही है, तो ये मैक्सिमम हो जाएगी वैल्यू वाइज। गॉट इट? एग्जाम्पल के लिए तो आप तो ऐसे देखो कि मान लो जो मिडल टर्म है y-50, अगर आप मैग्नीट्यूड वाइज देखो ना, तो यू कैन सी कि 50 सबसे बड़ा है, तो न्यूमेरिकली तो ग्रेटेस्ट है, बट ये वैल्यू वाइज लीस्ट है। ठीक है, -15 सब में सबसे छोटा नंबर है, तो वैल्यू वाइज ये मिनिमम है, न्यूमेरिकली दिस इज ग्रेटेस्ट। दिस इज 49, दिस इज 48। ठीक है, तो अब वैल्यू वाइज में मैक्सिमम की बात करूं तो यहाँ पे मैक्सिमम आ गई, सो दिस इज वैल्यू वाइज मैक्सिमम। गॉट इट? और न्यूमेरिकली मिनिमम की बात करूं
तो यहाँ पर या फिर T1 या फिर Tn इनमें से एक हो जाएगी। ठीक है, तो आई होप कि ये फंडा क्लियर हो गया भाई न्यूमेरिकली और वैल्यू वाइज का। एक एग्जांपल कर लेते हैं। फाइंड ग्रेटेस्ट टर्म वैल्यू वाइज निकालनी है ग्रेटेस्ट टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ 4 + 5x टू द पावर कितना है 38 व्हेन x इक्वल्स टू हाफ। सही है, तो क्या करेंगे भाई इसमें, देखो जरा। पहले हमने क्या करा कि ये 4 बाहर निकाल लो, तो ये तो भाई 4 की पावर 38 बाहर आ गया। यहाँ से बचेगा 1 + 5x/4 इतना आ जाएगा, पावर 38 अपनी जगह। फिर ये बोला था कि इसको याद रखना है, मेमोराइज इट फॉर फास्टर कैलकुलेशन। तो r <= n+1 mod x डिवाइडेड बाय 1 + mod x। x का काम कौन कर रहा है 5x/4 और x की वैल्यू रख देना हाफ। तो भाई लगाया यहाँ पर n+1 यानी कि 39 हो गया। x मतलब यहाँ पे x की वैल्यू रख दी 1/2, तो कितना हो जाएगा ये आपका 5 x की वैल्यू कितनी रखी है 1/2, तो 5/8 होना चाहिए ना। यहाँ पे क्या गड़बड़ कर दी देखो जरा, जैसे यहाँ तो लिख दिया 1 + 5/8, तो यहाँ पर भी आपका 5/8 होना चाहिए। इसको सही कर लो भाई, 5/8 करो यहाँ पर, सही। तो 5/8 कर लो और सॉल्व करो। ठीक है, तो ये आपका आ जाएगा r <= 195/13। यू कैलकुलेट इट योरसेल्फ, पता चल जाएगा। तो यहाँ पे इतना आ जाएगा, तो डेट इज r <= 15। कैंसिल कर लो, 15 पॉइंट समथिंग आ जाएगा, या 15 पूरा ही जा रहा है, ये करके देख लो वो तो आप, है ना। 15 10 150 और 3, हाँ पूरा ही जा रहा है ना 15 से। तो r <= 15 इतना आ गया। तो r की वैल्यू 15 तो पॉसिबल है, इंटीजर है ना, यानी कि आपकी बार क्या है इक्वालिटी होल्ड करेगी, मतलब 2 मिडिल टर्म्स आ जाएगी। सही है, और इस वाले क्वेश्चन में क्या है सारी की सारी टर्म्स पॉसिबल है, पॉजिटिव है। ठीक है, बीच में प्लस लगा है, यहाँ पे प्लस लगा है, ये भी पॉजिटिव है, तो सारी टर्म्स क्या है पॉजिटिव है। तो आपकी बार जो न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म होगी वही आपकी वैल्यू वाइज भी ग्रेटेस्ट टर्म हो जाएगी। सही है, समझ में आ रहा है भाई। तो TR मैक्सिमम मतलब कि वैल्यू वाइज एंड मैग्नीट्यूड वाइज दोनों बराबर हो जाएगी। तो अभी R15 आया था, इक्वालिटी होल्ड कर रही है, मतलब T15 एंड T16 दोनों मैक्सिमम है, कोई भी निकाल लो एक। तो T15 निकाल लिया, तो ये आ जाएगा आपका 4 की पावर 38 इंटू 13C14। T15 तो ऐसे निकालेंगे ना, और n का काम कर रहा है 38C14, और x का काम कर रहा था क्या, यहाँ पे एक बार दोबारा से देखते हैं इसको। x की जगह है हमारे पास 5x/4। ठीक है, ये है। तो भाई यहाँ पे जैसे R15 आया ना, ये तो निकालना है हमें R15। ठीक है, तो R+1 इसी को हम ग्रेटेस्ट मान रहे, तो T15 15 + 1 ये हो गया। ये ग्रेटर देन इक्वल टू TR ये लेके चल रहे थे, यानी कि T16 एंड T15 ये दोनों ही ग्रेटेस्ट टर्म है। तो T15 निकाल लिया, T15 निकालने के लिए T14 + 1 लिखेंगे। ठीक है, T14 + 1, तो अब 14 + 1 लिख लो, T14 + 1 इधर रखो। तो भाई 438 अपनी जगह, 4 की पावर 38, इसका एक्सपेंशन कैसे लिखोगे 38C14 इंटू x का काम कर रहा है 5x/4, और x की जगह हाफ रखना है, तो 5/8 आ गया, और पावर ये इसकी पावर क्या आ जाएगी 14। सही है, तो ये लिखा हुआ है नीचे। आई होप कि समझ में आ गया है। देखो इधर, तो यहाँ पे यही लिखा हुआ है। तो ये आपकी मैक्सिमम टर्म हो गई वैल्यू वाइज एंड मैग्नीट्यूड वाइज दोनों। मान लिया कि अगर क्वेश्चन में x की जगह होता, x की वैल्यू होती -12, अभी तो क्या था कि +12 लिया होता, अगर -12 हो जाता, ठीक है, तो ये तो पॉजिटिव आती और ये नेगेटिव आती,
मैग्नीट्यूड वाइज तो दोनों ही बराबर है, लेकिन ये नेगेटिव आ जाता भाई, T15 प्लस 1 करते ना, तो R का काम 15 ऑड, तो उस ऑड की वजह से ये T16 नेगेटिव बन जाता। ठीक है, तो ये मिनिमम हो जाता वैल्यू वाइज और ये मैक्सिमम हो जाता। सही है, आई होप कि समझ में आ गया। चलो गाइस, इस लेक्चर में हम लोग इतना ही करेंगे, बाकी बाइनोमियल कोफिशिएंट्स एंड रिलेटेड प्रॉपर्टीज ये हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है भाई। नोट्स प्रॉपर बनाओ, जो बच्चे जिनके पास टाइम कम है नोट्स नहीं बना सकते वो डाउनलोड भी कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है आपके पास, कर सकते हो डाउनलोड।